भिखारी। संध्या आगे बढ़ती रही। विल्फोर की पत्नी ने पेरिस लौटने की इच्छा व्यक्त की, जिसका साहस दांगलार अब तक नहीं कर पाई थी। यद्यपि उसकी असुविधा स्पष्ट थी। अतः अपनी पत्नी के आग्रह पर विल्फोर ने प्रस्थान का प्रथम संकेत दिया। उसने दांगलार को अपने लैंडो में स्थान दिया, ताकि उसकी पत्नी उसकी देखभाल कर सके। जहां तक दांगलार का प्रश्न था, वह औद्योगिक विषयों पर कवालकांति के साथ अत्यंत तल्लीन वार्ता में इतना डूबा था कि उसे आस-पास की कोई परवाह न थी। जब मोंटे क्रिस्टो विल्फोर की पत्नी से उसका पात्र मांग रहा था, उसने देखा कि विल्फोर दांगलार के पास गया। परिस्थिति देखकर उसने अनुमान भी लगा लिया कि उनके बीच क्या कहा गया। यद्यपि विल्फोर इतना धीमे बोला था कि दांगलार स्वयं भी मुश्किल से सुन सकी। उसने कोई आपत्ति न की। मुरेल, देब्रे और शातोरेनो को घोड़ों पर विदा होने दिया, जबकि दोनों महिलाएं विल्फोर के लैंडो में बैठ गईं। दांगलार अपने भाग में वरिष्ठ कावालकांति से और अधिक प्रसन्न होता जा रहा था और उसे अपने कूपे में साथ चलने का निमंत्रण दिया। जहां तक आंद्रेया कावालकांति का प्रश्न था, उसने अपना टिलबरी लिया, जो द्वार पर एक साज सज्जित साइस के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। अंग्रेजी फैशन के अतिरंजित वस्त्रों में, जो विशाल लोहे धूसर घोड़े को पकड़े पंजों के बल खड़ा था। आंद्रेया ने भोजन के समय कम ही कहा था, क्योंकि वह बुद्धिमान युवक था और इन समृद्ध एवं प्रभावशाली अतिथियों के बीच, जिनमें उसकी व्यग्र दृष्टि को मुकुट अभियोजक भी दिखा था, कोई मूर्खतापूर्ण बात कहने से भयभीत था। बाद में दांगलार ने उसे अपने अधिकार में ले लिया और कठोर विनीत वृद्ध मेजर तथा उसके संकोची पुत्र को देखकर मोंटे क्रिस्टो की आतिथ्य भावना के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला कि वह किसी ऐसे नवाब से व्यवहार कर रहा है जो अपने एकमात्र पुत्र को समाज में प्रतिष्ठित करने पेरिस लाया है। फलतः उसने मेजर की कनिष्ठिका पर जड़े विशाल हीरे को अत्यंत प्रसन्न दृष्टि से देखा, क्योंकि संसार का अनुभवी होने के कारण मेजर ने आशंका की थी कि उसके बैंक नोटों पर कोई दुर्घटना घट सकती है और उन्हें शीघ्र ही मूल्यवान आभूषण में बदल दिया था। फिर भोजन के पश्चात उद्योग और यात्राओं की चर्चा के बहाने उसने पिता पुत्र से उनके जीवन शैली पर प्रश्न किए। दोनों यह जानते हुए कि उनमें से एक को आगमन पर दांगलार के बैंक में 48,000 फ्रांक का श्रेय मिलेगा और दूसरे को वार्षिक 50,000 लिव्र का, बैंकर के प्रति अत्यंत विनम्र और प्रसन्न चित्त हो उठे। उनकी कृतज्ञता इतनी उत्कट थी कि यदि स्वयं को संयत न करते तो दांगलार के सेवकों से भी हाथ मिला लेते। एक बात ने दांगलार के मन में कावाल कांति के प्रति सम्मान, लगभग श्रद्धा और बढ़ा दी। वह होरेस के सिद्धांत नील अदमिरारी के अनुरूप केवल इतना ही पर्याप्त समझ बैठा कि श्रेष्ठ लैंप्रे किस झील से मिलती है, यह बताकर अपनी विद्वत्ता दिखा दे। फिर उसने चुपचाप अपना भाग खा लिया। दांगलार ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ऐसे भोज उस कावाल कांति वंशज के लिए सामान्य होंगे, जो संभवतः अपने लुक्का स्थित निवास में स्विट्जरलैंड की ट्राउट और ब्रेटनी के लॉबस्टर मंगवाता होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे काउंट ने फुसारो झील से लैम्प्रे और वोल्गा से स्टर्जन मंगाई थी। अतः जब कवालकांति ने कहा, कल किसी व्यावसायिक विषय पर आपसे मिलने का सम्मान पाऊंगा, तो उसने विशेष सौहार्द से उत्तर दिया, और मैं आपको पाकर प्रसन्न होऊंगा। साथ ही उसे होटल दी प्रिंस तक साथ ले जाने का प्रस्ताव भी दिया, यदि वह अपने पुत्र से अलग होने का कष्ट सह सके। कावालकांति ने उत्तर दिया कि उसका पुत्र युवकों के अविवाहित जीवन का अभ्यस्त है। उसके अपने घोड़े गाड़ियां हैं, अतः अलग अलग लौटने में कोई कठिनाई नहीं। इस प्रकार मेजर दांगलार की गाड़ी में बैठा और बैंकर उसके समीप, उसके अनुशासन और मितव्ययता के विचारों से और भी मोहित। यद्यपि वह अपने पुत्र को 50,000 फ्रांक वार्षिक देता था, जो 5,000 लिव्र की आय उत्पन्न करने वाली संपदा का संकेत था। जहां तक आंद्रेया का संबंध था, उसने प्रभाव जमाने के लिए पहले अपने साइस को डांटा कि वह सीढ़ियों तक लेने क्यों न आया। फलतः उसे अतिरिक्त 30 कदम चलना पड़ा। साइस ने विनम्रता से डांट स्वीकार की,
लगाम बाएं हाथ में ली, अधीरता से खुर पटकते घोड़े को थामते हुए, और दूसरे हाथ से लगाम आंद्रेया को दी, जिसने उसे ग्रहण कर चमकते जूते को हल्के से पायदान पर रखा। उसी क्षण किसी हाथ ने उसके कंधे को स्पर्श किया। युवक मुड़ा, ये सोचते हुए कि दांगलार या मोंटे क्रिस्टो कुछ कहना भूल गए होंगे, पर उनके स्थान पर उसने एक विचित्र मुख देखा, सूर्य से तपा हुआ, तैयार दाढ़ी में घिरा, रत्नों सी चमकती आंखें और उपहासपूर्ण मुस्कान, जिसमें 32 तीखे उजले दांत भेड़िए या सियार जैसे पूर्णतः अक्षुण्ण चमक रहे थे। मस्तक मलिन धूसर केशों सहित लाल चौखाने रुमाल से ढका था, और सबसे गंदा फटा पुराना मजदूरी कुर्ता उस कंकालवत शरीर पर ढीला लटक रहा था, मानो चलने पर अस्थियां खनक उठे। जहां तक उस हाथ का प्रश्न था जिसने आंद्रेया का कंधा पकड़ा, वह उसे असामान्य रूप से विशाल प्रतीत हुआ। क्या उसने उस लालटेन के प्रकाश में उस प्राणी को पहचान लिया, या केवल उसके विकराल रूप से चौंक उठा? कहना कठिन है, पर वह सिहर उठा और पीछे हट गया। क्या चाहते हो? उसने पूछा। क्षमा कीजिए, मालिक, उस व्यक्ति ने लाल रुमाल को छूते हुए कहा। शायद बाधा दे रहा हूं, पर 2 शब्द कहने हैं। अंधेरे में भीख नहीं मांगनी चाहिए, साइस ने कहा, उसे हटाने की धमकी देते हुए। मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरे अच्छे मित्र, अजनबी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ऐसी भयावह मुस्कान कि साइस पीछे हट गया। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहता हूं, तुम्हारे मालिक से, जिसने पखवाड़ा भी नहीं बीता कि मुझसे एक काम कराया था। अच्छा, अच्छा, आंद्रेया ने ऊंचे स्वर में कहा, ताकि अपनी घबराहट सेवक से छिपा सके। क्या चाहते हो? शीघ्र कहो। मैं चाहता हूं, लाल रूमाल वाला व्यक्ति फुसफुसाया, कि मुझे पेरिस तक पैदल लौटने की तकलीफ से बचा लो। बहुत थक गया हूं, और तुम्हारी तरह अच्छा भोजन भी नहीं किया, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। युवक इस असामान्य घनिष्ठता से कांप उठा। पर मुझसे क्या चाहते हो? बस मुझे अपनी सुंदर गाड़ी में बैठा लो और साथ ले चलो। आंद्रेया का चेहरा पीला पड़ गया, पर वह मौन रहा। अरे भाई, लाल रुमाल वाला बोला, जेबों में हाथ डालकर उसे चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखते हुए। समझे ना, मेरे छोटे बेनेडिक्टो। यह नाम सुनते ही युवक फिर सोच में पड़ा। फिर अपने साइज के पास जाकर बोला, मैंने इसे एक काम दिया था, अब परिणाम बताने आया है। तुम फाटक तक जाओ, वहां से गाड़ी ले लेना, देर ना हो। सेवक आश्चर्य में चला गया। कम से कम छाया तक चलो, आंद्रेया बोला। वह तो मैं देख लूंगा, उस व्यक्ति ने कहा, घोड़े की लगाम पकड़कर टिलबरी को ऐसे स्थान पर ले जाते हुए जहां कोई देख न सके। मुझे तुम्हारी गाड़ी का मान नहीं चाहिए, मैं थका हूं, और कुछ बात भी करनी है। बैठो, युवक बोला। काश प्रकाश होता तो यह दृश्य विलक्षण होता। फटे हाल भिखारी मखमली आसन पर उस सुसज्जित युवक के साथ। आंद्रेया गांव की अंतिम सीमा तक मौन गाड़ी हाँकता रहा, साथ ही मुस्कुराता रहा, मानो इस वैभव में यात्रा से प्रसन्न हो। औंतू ये पार करते ही आंद्रेया ने घोड़ा रोका, चारों ओर देखा, बाहें बांधकर बोला, अब क्यों आए हो? मुझे परेशान करने? और तुम मुझे ललकार क्यों रहे हो? कैसे? पोन द्युवार पर अलग हुए थे। तुमने कहा था पीडमोंट और टस्कनी जाओगे, पर सीधे पेरिस आए। तो मुझे क्या आपत्ति, बल्कि उपयोगी हो सकता है। अच्छा, तो तुम मुझ पर दांव लगा रहे हो, आंद्रेया बोला। लो, अपमान भी। सावधान, कैदे रूस, गलती करोगे। ठीक है, क्रोधित ना हो, पर कठिन समय मनुष्य को ईर्ष्यालु बना देता है। मैं सोचता रहा, तुम पीडमोट टस्कनी में मजदूरी कर रहे होगे, और मुझे दया आती रही, जैसे अपने पुत्र पर। मैं तुम्हें पुत्र कहता था ना? तो
धैर्य रखो, रखा है, कहो। और अचानक ले बोनोम के फाटक से तुम प्रवेश करते दिखे। साइज, गाड़ी, नए वस्त्र, नया नया अर्थ। स्वर्ण खान मिल गई या एक्सचेंज में भागीदारी। और तुम ईर्ष्यालु हुए? नहीं, प्रसन्न। बधाई देना चाहता था, पर वेश ठीक न था। तुम्हें संकट में न डालूं, सो प्रतीक्षा की। अजीब प्रतीक्षा। मेरे सेवक के सामने रोका। क्या करता? घोड़ा तीव्र, गाड़ी हल्की। तुम फिसलन भरे। आज न पकड़ता तो फिर नहीं। मैं छिप नहीं रहा। तुम नहीं, मैं छिप रहा हूं। और डर था, पहचानोगे नहीं। पर पहचाना। तो क्या चाहते हो? विनम्र नहीं हो? पुराने साथी से सावधान, मुझे मांग बढ़ानी पड़ सकती है। यह सुन युवक का क्रोध शिथिल हुआ। एक शीत बाध्यता उस पर उतर आई। उसने घोड़ा दौड़ा दिया। यह ठीक नहीं, मित्र, उसने कहा। तुम मारसे के, मैं, अब क्या हो? नहीं जानता, पर पला कोर्सिका में। तुम वृद्ध, हठी, मैं युवा, जिद्दी। धमकी उचित नहीं। व्यवहार से काम लें। भाग्य ने तुम्हें ठुकराया, मुझ पर मेहरबान हुआ। क्या मेरा दोष? तो भाग्य अच्छा है, ये सब उधार नहीं। उत्तम। कैदेरूस की आंखें लोभ से चमकी। तुम जानते हो, पहचान कर रोका। यदि मेरे सिर पर तुम्हारा रूमाल, देह पर यह कुर्ता, पैरों में फटे जूते होते, पहचानते। देखो, तुम तिरस्कार करते हो, गलत है। अब मिल गए हो तो मुझे भी उत्तम वस्त्र मिलेंगे। तुम्हारी उदारता जानता हूं। तुम्हारे पास 2 कोट हों, एक मुझे दोगे। भूख में अपना सूप फलियां दी थी ना? सत्य, आंद्रिया बोला। कैसी भूख थी? अब भी। निश्चय, वह हंसा। अच्छा भोजन किया उस राजकुमार के साथ? राजकुमार नहीं, काउंट। काउंट? धनी? हाँ, पर उस पर भरोसा मत करना। कुछ असहज व्यक्ति प्रतीत होता है। ओह, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे काउंट से मेरा कोई काम नहीं। उसे अपने पास ही रखो। पर कैदेरूस ने उसी अप्रिय मुस्कान के साथ जोड़ा, इसका मूल्य तो देना होगा। अच्छा, कितना चाहिए? मेरा विचार है मासिक 100 फ्रैंक। हाँ, उसमें जीवित रह सकता हूं। 100 फ्रैंक में? और बहुत अच्छे से नहीं, जैसा तुम जानते हो। पर 150 में सुखी रहूंगा। यह लो, 200। आंद्रिया ने कहा, 10 स्वर्ण लुई उसकी हथेली पर रखते हुए। अच्छा, कैदेरूस बोला। हर महीने की पहली तारीख को द्वारपाल से मिलना। तुम्हें उतना ही मिलेगा। अरे, फिर अपमान। मुझे नौकरों से मिलवाओगे? नहीं, सीधे तुमसे। ठीक, मुझसे मिलना। और जब तक मुझे आय मिलती रहेगी, तुम्हें भी मिलेगी। देखा, तुम उदार हो, भाग्य तुम्हारे साथ है। बताओ सब। क्यों? फिर शत्रुता? नहीं, मुझे पिता मिल गया। सच्चा? हूं, जब तक भुगतान करता है। तो मानोगे? नाम? मेजर कवालाकांति। संतुष्ट है तुमसे? अभी तक तो। पिता किसने ढूंढा? मोंटे क्रिस्टो ने। अभी जिसके यहां से आए? हाँ। तो मुझे दादा बनवा दो, जब वह यह व्यापार कर ही रहा है। उल्लेख करूंगा। तब तक तुम। मैं? तुम चिंता करते हो, अच्छा लगता है। मैं कोई कमरा लूंगा, कोट खरीदूंगा, प्रतिदिन दाढ़ी बनवाऊंगा, कैफे में समाचार पत्र पढ़ूंगा, संध्या रंगमंच, ताली बजाने वालों के साथ। मुझे सेवानिवृत्त बेकर समझा जाएगा। यही स्वप्न है। उत्तम, ऐसा करो, सब ठीक होगा।
और तुम सामंत बनोगे? कौन जाने, शायद मेजर स्वयं हो। दुर्भाग्य, वंशानुगत उपाधि समाप्त। राजनीति से दूर रहो, जो चाहिए था मिल गया, अब उतर जाओ। नहीं, अब भी नहीं। क्यों? सोचो, सिर पर रूमाल, पैरों में जूते नहीं, कोई कागज नहीं, जेब में 10 नेपोलियन, कुल 200 फ्रैंक। द्वार पर रोका जाऊंगा, कहना पड़ेगा तुमने दिए, जांच होगी, तूलों से बिना अनुमति निकला हूं। फिर पुलिस से पुलिस, फिर वही कैदी संख्या। नहीं, मैं राजधानी में ही रहूंगा। आंद्रिया ने भौं उठाई। उसकी प्रकृति उग्र थी। उसने चारों ओर देखा, हाथ धीरे से जेब में गया, छोटी पिस्तौल की मूठ टटोलने लगा। उसी क्षण कैदेरूस ने भी पीछे हाथ ले जाकर लंबा स्पेनी चाकू खोल लिया। दोनों एक दूसरे को समझते थे। आंद्रिया का हाथ खाली निकला, मूंछ सहलाए। अच्छा, संतुष्ट रहोगे? प्रयास करूंगा, कैदेरूस बोला, चाकू म्यान में डालते हुए। चलो, पेरिस, पर ऐसे वेश में द्वार पार? देखो, उसने आंद्रिया की टोपी और साइज का कोट पहन लिया और सेवक का भाव बना लिया। और मैं नंगे सिर? हवा में उड़ गई होगी। चलो, रोक कौन रहा? चुप। वे सहज ही द्वार पार कर गए। पहली गली पर गाड़ी रुकी। कैदेरूस कूद उतरा। मेरी टोपी, कोट, क्या मुझे सर्दी लगे? और मैं? तुम युवा, मैं वृद्ध। विदा, बेनेडेट्टो। वह गली में विलीन हो गया। हाय, इस संसार में पूर्ण सुख नहीं। आंद्रिया ने दीर्घ श्वास ली।